क्या आपने कभी ऐसा भूत देखा है जो बिना सिर के हो? क्या होगा अगर एक ऐसी आत्मा आपके पीछे पड़ी हो जो सिर्फ खून से अपना बदला लेना चाहती है? 3 दोस्त, रमेश, पिंकी और कोयल, जिन्हें इस भयानक हवेली की ओर खींचा जा रहा है। वहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो उनकी जान लेने पर आमादा है। क्या वे इससे बच पाएंगे या वे सिरकटे के शिकार बन जाएंगे? आइए जानते हैं इस स्पाइन चिलिंग कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 7 साल पहले का वक्त था। रमेश, पिंकी और कोयल गर्मियों की छुट्टियों में पिंकी के चाचा के गांव गए थे। गांव हरे भरे खेतों और शांति से भरा हुआ था, मगर इसके बीच एक डरावना सन्नाटा था। गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सिरकटे भूत की हवेली है। गांव के लोग इस हवेली से बहुत डरते थे और उसके पास जाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। रमेश, कोयल और पिंकी बचपन से अच्छे दोस्त थे। जहां पिंकी सबसे जिज्ञासु और उत्साही थी, वहीं रमेश और कोयल के बीच एक अनकही भावनात्मक कड़ी थी। रमेश कोयल के प्रति हमेशा से एक खास महसूस करता था, मगर वह कभी भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। कोयल भी रमेश के लिए अपने मन में कुछ महसूस करती थी, मगर उसने भी कभी खुलकर इसका इजहार नहीं किया था। गांव में सिरकटे की हवेली के बारे में बहुत डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि 7 पीढ़ियों पहले इस हवेली में एक राजा ने अपने सैनिक का सिर काट दिया था क्योंकि वह उसकी रानी से प्रेम करता था। मरने से पहले सैनिक ने शाप दिया था कि वह अपनी मौत का बदला जरूर लेगा, और तब से इस हवेली में सिरकटा भूत भटक रहा है। पिंकी को रोमांच पसंद था। उसे लगा कि यह बस गांव की एक पुरानी डरावनी कहानी है, और तीनों ने इस हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। पिंकी की जिज्ञासा, रमेश की हिम्मत और कोयल की रोमांटिक फीलिंग्स के बीच वे इस खतरनाक सफर की ओर बढ़ गए। हवेली के बाहर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को धक्का देने पर उसकी चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने तीनों को घेर लिया। चारों तरफ धूल भरी फर्श, पुराने टूटे हुए झूमर और धुंधली पेंटिंग्स थी, मानो कोई सदियों से इस जगह में नहीं आया हो। रात का समय हो चुका था। हवेली के अंदर का माहौल एक रहस्यमयी डर से भरा हुआ था, मगर रमेश और कोयल की नजरों में एक अलग ही किस्म की चमक थी। कोयल का हाथ हल्के से रमेश के हाथ से टकराया और उनके बीच एक अनकहा सा रोमांच बहने लगा। तुम ठीक हो? रमेश ने धीमे से कोयल से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और प्यार की एक झलक थी। कोयल ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, तुम साथ हो तो सब ठीक ही रहेगा। इस एक पल ने दोनों के बीच का सन्नाटा तोड़ दिया और हवेली के डरावने माहौल में भी उनके बीच एक कनेक्शन महसूस होने लगा। रात के गहराते ही हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। रमेश ने कोयल की ओर देखा और उसका हाथ थाम लिया। पिंकी, जो उनके साथ थी, ने अचानक एक कोने में रखे पुराने दर्पण में किसी परछाई को देखा। तुमने वो देखा? पिंकी ने डरते हुए कहा। लेकिन रमेश और कोयल उस पल में खोए हुए थे जब अचानक हवेली के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। तीनों दोस्त चौंक कर उठे। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और वहां एक अजीब सी आकृति उभरी। वह सिरकटा था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रमेश कोयल के हाथ को कसकर पकड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। रमेश और कोयल के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। कोयल ने घबराहट से रमेश को देखा। हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन रमेश को पता था कि उन्हें सिरकटे से मुकाबला करना ही होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रमेश ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ते हुए कहा। सिरकटा उनके और करीब आ रहा था। पिंकी अब पूरी तरह से डर के मारे कांप रही थी, लेकिन रमेश और कोयल के बीच एक अनकही ताकत थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि रमेश और कोयल सिरकटे से बच पाएंगे या नहीं? क्या उनका प्रेम उन्हें इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल पाएगा, या उनकी किस्मत इसी हवेली में बंद हो जाएगी?
इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल केट स्टूडियो की भूतिया कहानी को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी और रोमांचक कहानियों को मिस न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी पसंद हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। चलिए आगे सुनते हैं। सिरकटे की भयानक उपस्थिति ने हवेली की रात को और भी भयावह बना दिया। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तीनों की सांसें थमी हुई थीं। कोयल ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जबकि पिंकी डर के मारे कांप रही थी। सिरकटा के खून से सने हाथ और बिना सिर का शरीर, ये सब इतना अजीब और डरावना था कि तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। रमेश ने हिम्मत करके कोयल से कहा, हमें यहां से भागना होगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सिरकटे की मौजूदगी ने हवेली के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दिया था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, जैसे किसी ने उन पर ताला जड़ दिया हो। यह दरवाजा नहीं खुलेगा, पिंकी ने घबराते हुए कहा। हम फंस चुके हैं। सिरकटा अब तक दरवाजे से अंदर नहीं आया था, लेकिन उसकी परछाई पूरे कमरे में फैल रही थी। तीनों दोस्त अब हवेली के भीतर एक दूसरी दिशा में भागने की कोशिश कर रहे थे। हवेली के पुराने गलियारे में अजीब गंध आ रही थी, मानो सदियों से यहां किसी ने कदम नहीं रखा हो। हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि वे किसी अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा, रमेश ने कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वह कोयल को सुरक्षित रखने के लिए बेहद बेचैन था। कोयल भी डरी हुई थी, मगर उसने रमेश की आंखों में देखा और कहा, तुम हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। यह सुनकर रमेश के दिल में एक अजीब सा साहस भर गया और वह अपनी जान पर खेलकर कोयल की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। हवेली की छत से जोर की आवाज आई, मानो कोई भारी चीज वहां से गिर गई हो। तीनों ने ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। अंधेरे में सिर्फ सिरकटे की परछाई थी जो दीवारों पर फैलती जा रही थी। अचानक पिंकी चीख उठी, वो आ रहा है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रमेश और कोयल की धड़कनें और तेज हो गई। सिरकटा अब उनके सामने आ चुका था। उसकी बिना सिर की गर्दन से खून टपक रहा था और उसके कदम हवेली के फर्श पर भारी आवाज कर रहे थे। सिरकटा अब सीधे कोयल की तरफ बढ़ रहा था। रमेश ने तुरंत उसे खींचकर अपने पीछे कर लिया, मगर सिरकटे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि रमेश के हाथ से कोयल छूट गई। सिरकटा तेजी से कोयल की ओर झपटा और देखते ही देखते उसने अपनी भयानक तलवार से कोयल का सिर धड़ से अलग कर दिया। रमेश की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, मगर वह कुछ नहीं कर सका। कोयल का सिर उसके पैरों के पास लुढ़क कर गिर गया था और उसका शरीर बेजान हो चुका था। पिंकी ने यह मंजर देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं। सिरकटे ने अपना काम कर दिया था, मगर उसकी आंखों में अब भी खून की प्यास बाकी थी। वह धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रहा था। रमेश अब तक सदमे में था, मगर उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सिरकटा उसे भी नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उन आंसुओं में दर्द के साथ गुस्सा भी था। कोयल की मौत ने उसे बिखेर दिया था, लेकिन उसकी मोहब्बत ने उसे अब प्रतिशोध की आग में झोंक दिया था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रमेश ने सिरकटे की ओर ललकारते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द, प्यार और गुस्सा सब कुछ मिला हुआ था। वह कोयल के बेजान शरीर के पास गया और वहां एक पुराने जंग लगे तलवार को उठाया। सिरकटा अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर रमेश ने अपने दिल की सारी ताकत जुटाई और उस तलवार को सिरकटे की दिशा में उछाल दिया। हवेली के सन्नाटे में तलवार की झंकार गूंजने लगी और सिरकटा रुक गया। वह अब भी अडिग खड़ा था, लेकिन रमेश की हिम्मत ने उसे चुनौती दे दी थी। पिंकी अब तक पूरी तरह डर से जकड़ी हुई थी, मगर रमेश की हिम्मत देखकर उसे थोड़ा साहस मिला। उसने रमेश के पास जाकर कहा, हमें अब भागना होगा। यह भूत इतना ताकतवर है कि हम इससे नहीं जीत सकते। रमेश ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। मैं कोयल की मौत का बदला लेकर रहूंगा, मगर सिरकटे की ताकत से निपटना आसान नहीं था।
जैसे ही वे भागने की कोशिश कर रहे थे, हवेली की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियों पर लोहे की जाली लग गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली के बीचों बीच जमीन से एक दरवाजा अचानक प्रकट हुआ। यह दरवाजा नीचे किसी अंधेरी सुरंग की ओर जा रहा था। पिंकी और रमेश ने कोई और रास्ता न देखकर उस दरवाजे से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने सुरंग में कदम रखा, सिरकटे की परछाई ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। सुरंग में फंस चुके थे और पीछे सिरकटा उनके खून का प्यासा था। सुरंग अंधेरी और तंग थी और हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। पिंकी और रमेश को नहीं पता था कि यह सुरंग उन्हें कहां ले जाएगी, मगर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। सुरंग के भीतर हवा ठंडी थी और हर ओर एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दे रही थी, मानो यह सुरंग भी सिरकटे के अभिशाप से बंधी हो। रमेश अब भी कोयल की मौत का शोक मना रहा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, मगर साथ ही उसके दिल में प्रतिशोध की आग जल रही थी। मैं सिरकटे को छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, रमेश ने मन ही मन कसम खाई। पिंकी उसकी हालत देख रही थी, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। वह जानती थी कि रमेश की मोहब्बत सच्ची थी और अब सिरकटे से बदला लेना उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। सुरंग के अंदर कुछ ही दूर चलते ही उन्हें एक बड़ी पत्थर की दीवार नजर आई, जिस पर पुराने समय की तस्वीरें उकेरी गई थीं। उन चित्रों में एक बिना सिर का योद्धा नजर आ रहा था, जो तलवार लेकर एक स्त्री के पीछे दौड़ रहा था। पिंकी ने ध्यान से देखा और कहा, यह सिरकटा है, इसका कोई पुराना इतिहास यहां छिपा है। रमेश ने भी उन चित्रों को देखा और कहा, हमें इन चित्रों से कुछ पता चल सकता है, शायद यही वो सुराग है जिससे हम सिरकटे से बच सकते हैं। दीवार पर चित्रों के नीचे कुछ लिखा हुआ था, मगर वह भाषा बहुत पुरानी थी। रमेश ने कोशिश की, मगर उसे पढ़ नहीं पाया। तभी पिंकी ने उसे रोका। यहां नीचे कुछ संकेत बने हुए हैं, अगर हम इन संकेतों को सही तरीके से समझ पाएं, तो शायद सुरंग का अंत हमें किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचा दे। सुरंग की दीवारों पर कई अजीब संकेत और रेखाएं बनी हुई थीं, जो एक दूसरे से जुड़ती जा रही थीं। पिंकी ने उन संकेतों को मिलाने की कोशिश की और धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि यह एक तरह का नक्शा था। यह नक्शा उन्हें सुरंग के गहरे हिस्से की ओर ले जा रहा था, जहां कुछ बड़ा रहस्य छिपा था। जैसे ही उन्होंने नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास किया, सुरंग की दीवारें हिलने लगी। पीछे से सिरकटे की चीख की गूंज सुनाई देने लगी। वह सुरंग में उतरने वाला था। रमेश और पिंकी की सांसें तेज हो गईं। अब उनके पास वक्त कम था, मगर नक्शा ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। नक्शा उन्हें एक बड़े कक्ष तक ले गया। यह कक्ष पुरानी कलाओं और वस्त्रों से सजा हुआ था। कक्ष के बीच में एक बक्सा रखा था, जिसके ऊपर एक काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था। पिंकी ने बक्से को देखा और कहा, यह क्या हो सकता है? रमेश ने बक्से के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, मगर वह भारी था। यह बक्सा सिरकटे के बारे में कुछ अहम राज छुपाए हुए है, रमेश ने कहा। जैसे ही रमेश ने बक्सा खोला, एक तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। बक्से के अंदर एक पुरानी तलवार और एक कागज का टुकड़ा था। कागज पर लिखा था, जिसने सिरकटे का सिर काटा था, वही इसे वापस जोड़ सकता है और आत्मा को मुक्त कर सकता है। रमेश को अब सब समझ में आ गया था। सिरकटे की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी, जब तक उसका सिर वापस उसके शरीर से न जोड़ा जाए। मगर सवाल यह था कि सिर कहां है? अब सवाल यह था कि सिरकटे का सिर कहां छुपा है? रमेश और पिंकी ने कागज पढ़कर समझा कि उन्हें सिरकटे का सिर खोजना होगा और उसे वापस उसके शरीर से जोड़ना होगा। मगर सुरंग का हर रास्ता उन्हें एक नई चुनौती की ओर ले जा रहा था। सिरकटा अब भी उनके पीछे था और हर गुजरता पल उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा था। आखिरकार एक दरवाजा उनके सामने खुला। उस दरवाजे के पीछे अंधेरा था, मगर हो सकता था कि वही अंधेरा उन्हें सिरकटे के रहस्य तक ले जाए। सुरंग की दीवारें अब तेजी से हिल रही थीं। रमेश और पिंकी ने अपने कदमों को तेज कर दिया, क्योंकि उनके पीछे सिरकटे की गूंजती चीखें लगातार बढ़ती जा रही थीं।
अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और दोनों के लिए अब हर कदम उठाना मौत को चुनौती देने जैसा था। रमेश की आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, कोयल की मौत का बदला लेना और सिरकटे के रहस्य को सुलझाना। पिंकी उसके पीछे पीछे थी, अपने भीतर के डर से लड़ते हुए। रमेश, ये सुरंग हमें कहां ले जा रही है? पिंकी ने कांपते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, रमेश ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मगर हमें सिरकटे का सिर खोजना होगा। यही हमारे बचने का एकमात्र रास्ता है। सुरंग में हर कदम पर अजीब ध्वनियां आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके बहुत करीब से गुजर गया हो, मगर वे किसी को देख नहीं पा रहे थे। हवा में अजीब सर्दी और सिसकारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। सुरंग के अंदर एक और कमरा प्रकट हुआ, जहां दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में सिरकटे की भयानक कहानियों को उकेरा गया था। सिरकटा एक बार एक साधारण इंसान था, मगर एक अभिशप्त रात ने उसे हमेशा के लिए एक राक्षस में बदल दिया। रमेश और पिंकी ने एक पुरानी किताब देखी जो दीवार के पास रखी थी। रमेश ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। यहां लिखा है कि सिरकटे का सिर उसकी मृत्यु के समय एक साधु ने छुपा दिया था, ताकि उसकी आत्मा कभी मुक्त न हो। पिंकी ने कहा, तो क्या वह साधु अभी भी जिंदा हो सकता है? रमेश ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसके छिपाए हुए सिर का कोई सुराग हमें यहां से मिले। उन्होंने किताब के पन्नों को पलटकर पढ़ना जारी रखा। उसमें लिखा था कि सिरकटे का सिर एक खौफनाक जंगल में छिपाया गया था, जिसे मौत का जंगल कहा जाता था। जंगल के बीच में एक विशाल पेड़ के नीचे सिरकटा का सिर छिपा हुआ था, और केवल वही व्यक्ति इसे पा सकता था जिसने खुद मौत को करीब से देखा हो। रमेश ने गहरी सांस ली। हमें मौत के जंगल तक पहुंचना होगा। सुरंग का रास्ता उन्हें अब सीधे उस खौफनाक जंगल की ओर ले जा रहा था, जिसका जिक्र किताब में किया गया था। जैसे ही वे सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंचे, उनके सामने एक भयानक जंगल फैला हुआ था। जंगल में हर पेड़ मुरझाया हुआ था और उसकी शाखाएं अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं, मानो वे तीनों की मौत का स्वागत कर रही हों। पेड़ों के बीच से सिरकटे की परछाई अब भी उनका पीछा कर रही थी, और हर पल वह उनके और करीब आ रहा था। पिंकी ने रमेश से कहा, हम यहां से नहीं बच पाएंगे रमेश, ये जंगल हमें मार डालेगा। मगर रमेश के अंदर अब कोयल की मौत का प्रतिशोध था, जिसने उसे कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर बना दिया था। हमें सिरकटे का सिर ढूंढना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। जंगल के भीतर घने पेड़ों के बीच उन्होंने वह विशाल पेड़ देखा जिसके बारे में किताब में जिक्र था। वह पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी शाखाएं आसमान तक पहुंचती लग रही थीं। उसकी जड़ें जमीन के अंदर इतनी गहरी थीं कि वहां से कोई भी वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। रमेश और पिंकी ने उस पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और पेड़ के आसपास का वातावरण पूरी तरह से शांत हो गया था। यह खामोशी और भी डरावनी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सिरकटा उनके बहुत करीब था। रमेश ने पेड़ के नीचे खुदाई करनी शुरू की और कुछ ही देर बाद उसे मिट्टी में कुछ कठोर महसूस हुआ। वह जानता था कि यह सिरकटे का सिर ही होगा। उसने और गहराई में खुदाई की और जल्द ही उसे एक पुराना सड़ा हुआ खोपड़ी दिखाई दी। वह सिरकटे का सिर था, वही सिर जिसने कोयल की जान ली थी। जैसे ही रमेश ने सिर को उठाया, सिरकटा अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसकी चीखें हवाओं में गूंजने लगीं। मेरा सिर वापस दे दो, सिरकटे ने भयानक आवाज में कहा। रमेश ने सिरकटा की ओर देखा और कहा, यह सिर तेरा नहीं है, अब तू इस धरती से चला जाएगा। मगर सिरकटा अब और भयानक हो चुका था। उसने अपना तलवार उठाई और रमेश की ओर झपटा। रमेश ने सिरकटा के हमले से बचने की पूरी कोशिश की, मगर सिरकटा इतना ताकतवर था कि उसकी ताकत के सामने टिकना मुश्किल हो रहा था। पिंकी ने भी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सिरकटे पर वार किया, मगर वह उससे टकराते ही टूट गया। अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। सिरकटा अपनी तलवार से रमेश की गर्दन काटने ही वाला था कि तभी कुछ अजीब हुआ। पेड़ के नीचे से एक तेज रोशनी निकली और सिरकटा चिल्ला उठा।
यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसने सिरकटे को पीछे धकेल दिया। रमेश और पिंकी इस मौके का फायदा उठाकर सिर को पेड़ के नीचे ही दबा दिया और जैसे ही सिर जमीन में छिपा, सिरकटे की आत्मा भी गायब हो गई। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और जंगल में चारों ओर फिर से खामोशी छा गई। रमेश और पिंकी ने सोचा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। उन्होंने सोचा कि सिरकटे की आत्मा अब मुक्त हो गई होगी और अब वे सुरक्षित होंगे। मगर जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, हवा में फिर से वही सर्दी फैल गई। रमेश ने पिंकी की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है? पिंकी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर था। मुझे नहीं पता रमेश, मगर मुझे लगता है कि सिरकटे का असली अंत अभी बाकी है। जंगल के किनारे पर खड़े होकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, मगर फिर भी उनकी छाती में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। क्या सिरकटा वाकई में खत्म हो चुका था या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? जंगल से बाहर आकर रमेश और पिंकी ने राहत की सांस ली, मगर उनके दिलों में अभी भी एक अजीब सा खौफ था। सिरकटे की आत्मा की शांति ने उन्हें अस्थायी सुरक्षा का एहसास दिलाया था, मगर हवा में अब भी कुछ गलत था। पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं और हवा में ठंडक अब भी कायम थी। रमेश, क्या तुम्हें भी ये जगह अब भी खतरनाक लग रही है? पिंकी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रमेश ने ध्यान से चारों ओर देखा। हाँ पिंकी, मुझे नहीं लगता कि सिरकटे का अंत हो चुका है। ये जंगल अब भी हमें कुछ छुपा रहा है। हमें वापस गांव की ओर बढ़ना चाहिए। दोनों ने जल्द ही गांव की ओर चलना शुरू किया, मगर अब तक का अनुभव उनके दिमाग में घुमड़ रहा था। दोनों सोच रहे थे कि अगर सिरकटा मरा भी है तो क्या उसकी आत्मा कभी भी पूरी तरह मुक्त हो सकती है? अब पहुंचते ही दोनों ने सोचा कि अब उन्हें राहत मिलेगी। गांव के लोग सिरकटे के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन जो भी सुनता था वो खौफ में आ जाता था। रमेश और पिंकी ने जब गांव के मुखिया से सिरकटे की कहानी बताई तो मुखिया की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दी। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, मुखिया ने कहा। सिरकटा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। उसकी आत्मा अब भी इस धरती पर भटक रही है। अगर तुमने उसका सिर जमीन में दबा भी दिया तो भी उसका अभिशाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। रमेश और पिंकी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। तो हमें क्या करना चाहिए मुखिया जी? रमेश ने पूछा। मुखिया ने कहा, इस गांव में एक पुरानी पवित्र जगह है। वहां जाने से शायद तुम्हें कुछ सुराग मिल सके कि सिरकटे का असली अंत कैसे होगा। मुखिया की सलाह मानकर दोनों एक पुराने पवित्र मंदिर की ओर चल पड़े, जो गांव के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित था। वह मंदिर सालों से बंद पड़ा था और गांव वाले वहां जाने से डरते थे। लोग मानते थे कि वहां कोई प्राचीन शक्ति छुपी हुई थी जो सिरकटे के अभिशाप से जुड़ी हो सकती थी। रमेश और पिंकी ने जैसे ही मंदिर के दरवाजे को छुआ, वहां से एक तीव्र आवाज गूंजी। मंदिर का दरवाजा अचानक खुल गया और दोनों ने भीतर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, मगर उस अंधेरे के बीच एक पुराना दीपक जल रहा था। दीवारों पर बने चित्र सिरकटे की कहानी को और भी विस्तार से दिखा रहे थे। रमेश ने ध्यान से उन चित्रों को देखा। एक चित्र में एक स्त्री खड़ी थी और उसके सामने सिरकटा घुटनों पर झुका हुआ था, जैसे वह उससे माफी मांग रहा हो। यह स्त्री कौन हो सकती है? रमेश ने आश्चर्य से कहा। यह शायद वही स्त्री है जिसकी हत्या सिरकटे ने की थी। शायद उसकी आत्मा अब भी उसे सजा दिलाने का इंतजार कर रही है, पिंकी ने जवाब दिया। मंदिर के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। जब उन्होंने उसे खोला तो वहां एक प्राचीन ग्रंथ पड़ा हुआ था। ग्रंथ में लिखा था कि सिरकटे को अभिशाप इसलिए मिला था क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री की हत्या की थी जो एक देवी की उपासक थी। उस स्त्री की आत्मा अभी भटक रही थी और सिरकटे की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलने दे रही थी। अगर हमें सिरकटे का अंत करना है, पिंकी ने कहा, तो हमें उस स्त्री की आत्मा से सामना करना होगा। रमेश के दिल में डर की लहर दौड़ गई। तो क्या वह स्त्री अब भी इस धरती पर है? पिंकी ने सिर हिलाया।
अगर वह आत्मा अब भी यहां है तो हमें उसे ढूंढना होगा और उसे शांति दिलानी होगी, तभी सिरकटे का अंत हो सकेगा। अब वे दोनों स्त्री की आत्मा को ढूंढने के लिए उसी जगह की ओर चल पड़े जहां से सिरकटे का अभिशाप शुरू हुआ था। वह जगह गांव के पास एक पुरानी झील के किनारे थी। लोग कहते थे कि झील के किनारे रात में उस स्त्री की परछाई दिखाई देती है जो सिरकटे का इंतजार कर रही है। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, रात का अंधेरा गहराने लगा। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी और झील की लहरें रहस्यमय आवाजें कर रही थीं। तभी अचानक पिंकी ने देखा, झील के किनारे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई उसी स्त्री की थी जिसकी हत्या सिरकटे ने की थी। उसकी आंखों में खून का प्यास और बदले की आग थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस आत्मा से कहा, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम सिरकटे को माफ करोगी। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हारा माफ करना जरूरी है। मगर आत्मा की आंखों में नफरत थी। सिरकटा कभी माफ नहीं किया जा सकता, उसने गूंजती आवाज में कहा। वह अभिशप्त है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। तुम दोनों ने उसे शांत कर दिया, मगर उसका अंत अब भी बाकी है। रमेश और पिंकी के सामने अब एक नई चुनौती थी। उन्होंने सिरकटे का सिर खोज लिया था, मगर स्त्री की आत्मा अब भी शांति में नहीं थी। उसकी आत्मा अब भी सिरकटे की मुक्ति को रोकने के लिए जिंदा थी और जब तक वह आत्मा शांति नहीं पाती, सिरकटा हमेशा के लिए इस दुनिया में वापस आ सकता था। रात और गहरी हो गई थी। झील के किनारे की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी, मगर उसकी चेतावनी अब भी दोनों के कानों में गूंज रही थी। हमें क्या करना होगा? पिंकी ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, रमेश ने कहा। उसकी आवाज में अब असमंजस था। मगर मुझे यकीन है कि इसका असली अंत अभी बाकी है। हमें इसका जवाब कहीं और से मिलेगा। रमेश और पिंकी के दिल में अब भी सवाल था, क्या वे सिरकटे की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर पाएंगे? क्या वह स्त्री की आत्मा कभी शांति पा सकेगी? या फिर यह सिरकटे के अभिशाप का चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा? जैसे ही वे झील से वापस लौटने लगे, हवा में एक आखिरी सिसकारी सुनाई दी। यह सिसकारी शायद उनके अगले कदम की चेतावनी थी या फिर एक नई शुरुआत की। रमेश और पिंकी झील से लौटने के बाद उलझन में थे कि अब क्या करना है। रात का अंधेरा और भयानक हो चुका था और सिरकटे की परछाई अभी भी हवा में मंडरा रही थी। दोनों जानते थे कि केवल उस स्त्री की आत्मा को शांत करके ही सिरकटे के अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन सवाल था कैसे? दोनों ने एक बार फिर मंदिर में जाने का फैसला किया। वहां उन्हें एक आखिरी सुराग मिल सकता था। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, एक पुरानी ग्रंथ की बात उन्हें याद आई, जिसमें लिखा था कि अगर कोई सिरकटे की आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो उसे दोनों आत्माओं को आमने सामने लाना होगा, सिरकटे और उस स्त्री की आत्मा। हम दोनों को इन आत्माओं को एक दूसरे के सामने लाना होगा, रमेश ने गंभीरता से कहा। हो सकता है तभी उनका अभिशाप खत्म हो। रमेश और पिंकी ने सिरकटे की परछाई को एक बार फिर बुलाने का निर्णय लिया। वे उसी जगह गए जहां सिरकटे का सिर दफनाया गया था। उन्होंने सिर को वापस निकाला और उसकी परछाई एक बार फिर जागृत हो गई। सिरकटा अब भी चीख रहा था, उसकी आत्मा अब भी तड़प रही थी। अब हमें उस स्त्री की आत्मा को यहां लाना होगा, पिंकी ने घबराते हुए कहा। रमेश ने उसे शांत किया। हम दोनों साथ हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। उन्होंने झील के पास जाकर स्त्री की आत्मा को बुलाना शुरू किया। आसमान में बादल गहराने लगे और हवाएं जोर से चलने लगी। अचानक एक सफेद रोशनी के साथ स्त्री की आत्मा सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में नफरत और दर्द था, जबकि सिरकटा अब भी उसे माफी मांगते हुए देख रहा था। रमेश और पिंकी ने दोनों आत्माओं को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। सिरकटा घुटनों पर बैठा हुआ था। उसकी आत्मा तड़प रही थी, जबकि स्त्री की आत्मा का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। तुमने मेरी हत्या की थी, स्त्री की आत्मा गरजी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली और अब तुम मुझसे माफी की उम्मीद करते हो। सिरकटा ने अपनी कटी हुई गर्दन से डरावनी आवाज में कहा, मैंने पाप किया था,
मगर अब मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही। मुझे माफ कर दो ताकि मैं इस पीड़ा से छुटकारा पा सकूं। यह संघर्ष देखने में भयानक था। सिरकटा और स्त्री की आत्माएं जैसे एक दूसरे से लड़ाई कर रही थीं, मगर रमेश को लग रहा था कि यह अंतिम मुक्ति का समय है। उसे विश्वास था कि यह संघर्ष अब समाप्त होने वाला था। स्त्री की आत्मा का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आंखों में अब बदले की जगह दर्द और दुख झलकने लगा। वह सिरकटे की तड़प देख रही थी और धीरे धीरे उसके दिल में एक ममता का भाव जाग उठा। मैंने तुम्हें माफ किया, स्त्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, मगर यह माफी केवल तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए है। तुम्हारे पाप का प्रायश्चित इस माफी से नहीं होगा। जैसे ही स्त्री की आत्मा ने यह शब्द कहे, सिरकटे की परछाई धुंधली होने लगी। उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और जंगल की ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। सिरकटे की तड़प खत्म हो चुकी थी। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। रमेश और पिंकी ने राहत की सांस ली। सिरकटे की आत्मा के मुक्त होते ही सब कुछ सामान्य सा लगने लगा, मगर रमेश के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या यह सचमुच अंत था? क्या सिरकटा पूरी तरह से मुक्त हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या हम अब सुरक्षित हैं? पिंकी ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, रमेश ने चिंतित स्वर में कहा। सिरकटा तो चला गया, मगर यह जगह अब भी मुझे असामान्य लग रही है। जैसे ही वे वापस गांव की ओर बढ़े, हवा में एक गहरी सरसराहट सुनाई दी। उनके पीछे से एक हल्की आवाज आई, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। दोनों ने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। गांव लौटने के बाद रमेश और पिंकी ने लोगों को सिरकटे की मुक्ति के बारे में बताया। गांव के लोग खुश थे कि अब उनके जीवन से वह अभिशाप खत्म हो चुका था, मगर रमेश के दिल में एक अजीब सा खौफ था। उस रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, रमेश को लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा हो। उसने धीरे से पर्दा हटाया और देखा कि वहां एक परछाई थी। यह परछाई सिरकटे की नहीं थी, बल्कि वह उसी स्त्री की थी। तुमने सिरकटे को मुक्त कर दिया, उस आत्मा की गूंजती आवाज आई। मगर मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। अब भी एक आत्मा है जो मुझे शांति नहीं देगी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या अब भी कोई रहस्य बाकी है? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह रमेश और पिंकी ने गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर जैसे ही वे गांव के बाहर कदम रखने वाले थे, उन्हें लगा जैसे हवा में कोई गूंज रही हो। यह आवाज साफ थी, मगर उसका स्रोत अज्ञात था। यह अंत नहीं है रमेश, पिंकी ने धीरे से कहा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। क्या सिरकटे का अभिशाप सचमुच खत्म हो गया था, या फिर यह रहस्य का सिर्फ एक और परत थी? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी और आप ऐसी ही और भी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और भयानक किस्सा लेकर आएंगे जो आपकी रूह को हिला देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए ध्यान रखें। रात में अकेले मत निकलना। कौन जानता है आपके पीछे कौन खड़ा हो।